तो फ्रेंड्स, स्वागत है BK टू जेड में। ये जो वीडियो है साइंस का है। कल आप लोगों को सोशल साइंस का दिए थे, आज साइंस का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन में 40 बनाना पड़ता है। और आप जो मेरा अभी 80 क्वेश्चन देखेंगे, इस 80 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए पक्का मिलेंगे, डिट्टू रहेगा। तो करना क्या है कि हम ऐसे कर करके आपको 10, 15, 20 वीडियो साइंस का, 10, 15 सोशल साइंस का और बाकी का भी 10, 10, 15 करके वीडियो देंगे। तो लगभग आपका ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं जाएगा। और रह गया बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हर 5 क्वेश्चन करवाएंगे तो 1 क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। तो उसको हम भी रेडी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेना है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस जो जहाँ से पढ़ रहे पढ़ाई करते रहिए। मेरा वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि आप इसको आराम से, जैसे कोई रिकॉर्डिंग में गाना सुनते हैं, कुछ और चीज़ सुनते हैं, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे और ध्यान रहेगा। कुछ एक आध रहेगा जिसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है: ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैज्ञानिक तरंग। इनमें से कोई नहीं। तो हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, अब एक एक ऑप्शन करके डायरेक्ट बताएंगे वन लाइनर, ताकि टाइम बचेगा। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो कभी भी क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो इसका गोलीय दर्पण कैसा है? देखिए, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जब भी प्लस में होता है ना, तो उत्तल दर्पण होगा, और माइनस में होगा तो अवतल। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध कैसा है? तो f और r के बीच में संबंध होता है r = 2f। r = 2f, यह है दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, r = 2f। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में R बड़ा होता है I से, तो R होता है ग्रेटर देन I। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो निर्वात में जब जाएंगे तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यहाँ पे देखिए लिख दिए बगल में रेड पेन से, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कभी कभी आपको 3 भी दिया रहेगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को जब हम लोग लाइट में जाते हैं तो छोटा होता है, और अंधेला में जाते हैं तो बड़ा होता है। तो इसको नियंत्रित करती है परितारिका। आवर्धन लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो आवर्धन लेंस का आवर्धन m बराबर -v/u होता है, लेकिन दिया हुआ माइनस नहीं है, तो v/u यहाँ पे है, तो ये आंसर हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? आप दाढ़ी बनाने जाते हैं या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो आप वहाँ पर जो दर्पण का उपयोग करते हैं ना, वो अवतल दर्पण होता है। इसके बाद 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 से चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, जो हम लोग फोटोग्राफी खींचते हैं कैमरा में, उसमें उत्तल लेंस होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए, चालक का प्रतिरोध किससे किससे बढ़ता है? 3-4 इसमें रहता है, और याद कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन में एक ही देगा। तो चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध तापक्रम पर, लंबाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। 1000 वाट -220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। तो आप इसको बना करके देख लीजिएगा, 25/121 इसका आंसर आ जाएगा एम्पियर में। प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्रतिवर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो एमीटर से धारा को, या विद्युत धारा, आप याद रखिएगा, एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। यहाँ पर विद्युत नहीं लिखा है, सिर्फ धारा लिखा हुआ है, तो आप धारा लगा देंगे। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है?
तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पर देखिए पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, ये सब किसी का अर्थ जल नहीं होगा, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयोगी है। चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो ऊष्माक्षेपी मतलब कार्बन अलग है प्लस ऑक्सीजन है, और जब दोनों मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो श्वसन हम लोग सांस लेते हैं ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ रहता है। जब पेड़ पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो प्राकृतिक में क्या होता है ये? तो ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। जो सूर्य का प्रकाश से वो लोग प्रकाश संश्लेषण करता है। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल है ना, कार्बनिक अम्ल है। और टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में, साइट्रिक नींबू में। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो जब क्षारीय ऑक्साइड पूछेगा ना, तो इसमें से देखिए सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय है, नाइट्रोजन भी अम्लीय है, P2O5 भी अम्लीय है। जब भी पूछेगा कि क्षारीय ऑक्साइड, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और Na2O, ये दोनों जो है क्षारीय है। दोनों का आप नोट करके रख लीजिएगा, आता है क्षारीय ऑक्साइड MgO और Na2O। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH क्या होगा? जब देखिए लाल को लाल को नीला किया ना, तो लाल को नीला किया तो उसको बोलते हैं छालनी, तो हो जाएगा मतलब 10 लाल हो गया क्षार, तो क्षार से ऊपर हो जाएगा। क्षार मतलब 7 से ऊपर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सब 7 से नीचे है, यही 10 है। आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं कि लिटमस के बारे में बोला, आप सब देखिए 7, 5, 4 है, तो सब तो 7, 5, 4 है, मतलब 7 से कम ही है, तो निश्चित रूप से 7 से जो ज़्यादा वाला वही आंसर होगा। हाँ, इसमें उदासीन पूछ देता, न्यूट्रल, तो 7 हो जाता। दही में कौन सा अम्ल है? तो दही में लैक्टिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? चींटी को काटने से। एसिटिक अम्ल खट्टा फल में, और टाइट्रिक इमली में। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो जो टूथपेस्ट हम लोग उपयोग करते हैं ना ब्रश करने के लिए, वो क्षारीय होता है। तो आप कभी कभी नमक से भी कर सकते हैं, वो भी क्षारीय होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा में क्या बताए थे? बीच में खाने वाला रहता है, खाने वाला मतलब H, चूल्हा जैसा बन जाता है, तो NaHCO3। अरे पूछ देगा सोडियम बाइकार्बोनेट धोने वाला, तो Na2CO3, दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर से दोनों देख लीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर को हम लोग जो बोलते हैं सीधे उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो CaCO3। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो एक्वा रिजिया पहले तो जानिए क्या करता है। एक्वा रिजिया जो होता है सोना को भी घुला देता है, और इसका जो अनुपात होता है HCl और HNO3 का 3:1 होता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को, सोडियम को, इस सबको चाकू से काटा जा सकता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय तत्व है। पारे का एक्स N बार होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं। एल्केन का समान सूत्र, तो इसमें 3 को याद कर लीजिए, तीनों में से कोई ना कोई एक आने का चांसेस रहता है। एल्केन बोलेगा तो CnH2n+2 एल्केन, एल्कीन बोलेगा तो CnH2n, और एल्काइन बोलेगा तो CnH2n-2। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले एल्केन में +2 होता है, उसके बाद +2 खत्म हो जाता है, और उसके बाद -2 आ जाता है। ऐसे करके याद रख लीजिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में +2, एल्केन में कुछ नहीं CnH2n, और एल्काइन में CnH2n, लास्ट में -2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। जो संतृप्त होता है वो कहा जाता है एल्केन। बाकी एल्काइन, एल्कीन, एल्कोनॉल, ये सब जो रहेगा असंतृप्त है। तो सिर्फ एक ही संतृप्त होता है जिसका नाम है एल्केन। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान जब निकालेंगे तो 78 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, तो देखिए IUPAC नाम से एक क्वेश्चन बनेगा। तो अभी आपको हम एसिटिक का बता दिए हैं, बाकी आप सभी का ऐसा कम से कम 10 IUPAC नाम लिख लीजिए, कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। 46 तक हो गया है, बस 80 तक ही चलेंगे, एक और स्लाइड आएगा। -OH क्रियाशील मूल को कहते हैं, क्रियाशील मूलक को कहते हैं।
तो ये एल्कोहल का समूह है, तो एल्कोहल हो जाएगा। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिएगा JK L 8 18, तो एम में हो जाएगा 18 और लास्ट होता है 32 N, तो इसमें हो जाएगा 18। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत, तो देखिएगा अष्टक सिद्धांत न्यूलन के द्वारा और डोबेनारेट्रिक का नियम दिया था। मेंडलीव आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए आधुनिक मतलब अभी जो है ना परमाणु संख्या है, लेकिन शुरू में परमाणु द्रव्यमान था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। निम्न में से कौन एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन, या उसको इमाइलेज भी लिखा हुआ मिल सकता है। निम्नलिखित में से परजीवी पादप के उदाहरण है। परजीवी मतलब जो दूसरे पे आश्रित होते हैं ना, परजीवी, तो कष्टकुटा और अमरबेल, ऐसे भी कुछ और होंगे। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, तो यकृत जो है वो सबसे लंबी ग्रंथि है, लेकिन वही लंबी सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गन पूछेगा तो हम लोग का स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ये कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है। कोशिका के किस भाग में अवयवी श्वसन होता है? तो कोशिका द्रव में अवयवी श्वसन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है कोशिका का। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो दांत का जो सबसे ऊपर रहेगा वो कहलाएगा इनामेल, और जो सबसे भीतर रहेगा उसको कहते हैं डेंटाइन। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सभी आता है। गोबर छत्ता एक मृतोपजीवी है, तो गोबर छत्ता क्या है? तो मृतोपजीवी है। स्टार्च का मल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो आप इसका आंसर अपने से बना के देखिएगा। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो अमाशय के अग्रभाग को, आगे वाला भाग को, 3 चीज़ याद रखिएगा, 3 नाम से जाना जाता है, तीनों में कोई भी दिया जा सकता है। तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक, फंडस, फाइलेरिक, ये तीनों में कोई भी दिया जा सकता है। इसमें कार्डियक दिया है तो कार्डियक लगाएंगे, किसी में फंडस दिया रहेगा तो फंडस, और किसी में पाइलेरिक लिखा रहेगा तो पाइलेरिक। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऊर्जा। तो CO2, HO2 और ऊर्जा। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण A एवं B दोनों से होता है, विसरण के द्वारा और परासरण के द्वारा। तो मूल रोमों के द्वारा जल और अवशोषण तो विसरण द्वारा और प्रसरण के द्वारा होता है। ये लास्ट स्लाइड है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। वायवीय नहीं लिखिएगा, अवायवीय लिखिएगा, इसलिए वो कट करके एक सही कर दिए हैं। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र तिलतत्रा जितना कीट होता है इस सब में पाया जाता है। ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। तो प्लेटलेट्स जो होता है ना वो रक्त स्राव को रोकती है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो रक्त एकदम पानी जैसा बह जाएगा करके, कहीं तो रुकेगा नहीं। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त को स्राव को रोक देता है। शिरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? तो शिरा जो आलिंद का छिद्र को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। मानव हृदय कोष्ठों में कितनी संख्या है? तो मानव हृदय कोष्ठों की संख्या 4 है। वैसे और आपको बताते हैं, मेढक में 3 होता है, मछली में 2 होता है, और जितने भी पक्षी हैं उसमें 4 होता है। तो मानव में भी 4, पक्षी में भी 4, मेढक में 3 और मछली में 2, ऐसे और सबका आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड बैंक प्लीहा। तो रक्त बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। फल के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? तो फल को पकने में एथिलीन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृतोपजीवी का उदाहरण है तो वही गोबर छत्ता, ये पहले भी आ चुका था। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 2 न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था। खांसना कैसी क्रिया है? तो खांसना है जो एक अनैच्छिक क्रिया है। गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो गीला डबल रोटी पर क्या उत्पन्न होता है? कवक, शैवाल, अमीबा और तो उसमें कवक हो जाता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो गढ़वाल के रेनी गांव में। मनुष्य के कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य का 23 जोड़ा होता है। और ऐसे पूछेगा संख्या में तो 46 हो जाएगा। 22 जोड़ा एक से एक होता है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो मतलब कि मेल हो, चाहे फीमेल हो।
और 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग होता है, मेल में XY होता है और फीमेल में XX ही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक तरफ होता है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन बस आप लोग से यही बोलेंगे कि इस वीडियो को सीरियस लीजिए और पूरा अच्छा से सुनिए 1 से 2 बार। आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा, कोई ना कोई कंटेंट डालते ही जाएंगे, और जितना डालेंगे वो जरूरी रहेगा वही डालेंगे, कोई दूसरा कंटेंट इधर उधर के डालेंगे नहीं। तो आप इसको 1 से 2 बार सुनेंगे जरूर, और जो आपको लगे कि याद रहने में थोड़ा दिक्कत है तो उसको आप लिख लीजिएगा। इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, बाकी लोगों को प्रमोट करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए।